फिर पता नहीं तेरे टाइम क्या है। गुड आफ्टरनून जी। चलो भाई, एक बार कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो में कोई भी दिक्कत, फिर अपने क्लास शुरू करते हैं। यस, क्लास स्टार्ट कर दें। हाँ जी, झूठ है क्या? अब एक बार कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो में कोई भी दिक्कत। वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना। अब अपने जितने भी टॉपिक हैं वो चांसेस कम है आपसे पूछे जाएंगे, और अगर पूछे जाएंगे तो आप उसको एक क्वेश्चन वाइज, जैसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म जिसको अपने बोलते हैं, उसमें पढ़ लेना, इतना बहुत है। जैसे अगर अपने ने अभी अभी जस्ट अभी एक पिछली क्लास में टॉपिक खत्म किया था, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। किस सेक्शन में डलता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन? 58। इसी तरह से और भी अलग अलग चीज की आप एप्लीकेशन डालते हैं। जैसे कि मान लिया आपने बिजनेस चालू किया, रजिस्टर करवा लिया। अब आपने क्या किया, सपोज बिजनेस का नेम बदल रहे हैं, फर्म का जो नाम है ना वो चेंज कर रहे हैं, या हम बोले आप जो बिजनेस का जो प्रिंसिपल प्लेस है, जो हेड ऑफिस है, वो चेंज कर रहे हैं। आप जो फर्म का कोई भी एक, नहीं प्रिंसिपल प्लेस नहीं, कोई भी एक ऐसा ब्रांच जिसको अपने बोल सकते हैं, उसको कोई नई ब्रांच ओपन कर रहे हैं, या किसी ब्रांच को बंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। या फिर जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स, उन्होंने अपना नाम बदला है, उन्होंने अपना एड्रेस बदला है। पार्टनर्स, ऐसा नहीं कि पार्टनर्स बदले हैं, नहीं, पार्टनर्स ने अपना नाम या एड्रेस बदला है, तो उनको कहा है कि भैया तुम भी इन्फॉर्म करोगे। अगर रिटायर हो रहा है कोई पार्टनर, फर्म डिसॉल्व हो रही है, कोई पार्टनर नया पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, इसके बारे में भी इन्फॉर्म किया जाएगा। हमने एक माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेक्शन 30 की, भाई माइनर बेनिफिट का पार्टनर होता है, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, वो सिर्फ बेनिफिट में ऐड हो सकता है। जिसमें हमने बोला था कि जब वो मेजर हो जाएगा तब उसके पास ऑप्शन होता है। तो उसमें एक और, कि जब माइनर मेजर हो जाता है और वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, उसके बारे में भी वो दोबारा वो किसको बताएगा? रजिस्ट्रार। तो ध्यान देना, हमने एक टॉपिक पढ़ा एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 58, है ना? सेक्शन 58। अब ध्यान दे देना, इसी तरह से हमको बाकी के पढ़ने जिसके अंदर हमको सिर्फ प्री के हिसाब से ध्यान रखना है कि भाई किन किन चीजों के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो उसको अगर अपने छोटा सा अगर ट्रिक से बात करें, एन एन पी एन 58 59 तक हम पढ़ चुके थे। सेक्शन 59 बात करता है कि भैया अगर आपकी फर्म रजिस्टर होगी तो उसमें क्या होता है, डिटेल वगैरह सब कुछ। अगर फर्म का नाम चेंज किया जा रहा है, अगर फर्म का जो प्रिंसिपल प्लेस है वो चेंज किया जा रहा है, तो ये सेक्शन है। अगर फर्म की कोई भी एक ब्रांच, या तो नई ब्रांच खोली जा रही है या किसी ब्रांच को बंद किया जा रहा है, तो ये है पी मतलब प्लेस। अगर जो पार्टनर्स हैं उन्होंने अपना नेम चेंज किया है, उन्होंने अपना एड्रेस चेंज किया है, तब भी वो इन्फॉर्म करेंगे। तो अब ध्यान देना, नई कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास नहीं है आज, पार्टनरशिप की एक्ट है, आज पार्टनरशिप एक्ट क्लास खत्म कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास नहीं है। छोटा सा टॉपिक बाकी है, पार्टनरशिप को खत्म करके निपटाएंगे। तो अब ध्यान देना, आपसे अगर पूछा जाए कि भैया कौन सा सेक्शन जो है वो बात करता है कि अगर आप फर्म का नाम चेंज कर रहे हैं, अगर आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं, तो आप रजिस्ट्रार को बताओगे, तो ऑब्वियस रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन डालेंगे। सेक्शन 60 कौन सा सेक्शन ये बोलता है कि अगर आप कोई नई ब्रांच ओपन कर रहे हैं या कोई ब्रांच बंद कर रहे हैं,
तब भी आप फर्म को बताओगे। कौन सा सेक्शन ये बोल रहा है कि अगर कोई भी पार्टनर अपना नाम, ऑफिशियल नेम चेंज कर रहा है, एड्रेस चेंज कर रहा है, तब भी वो रजिस्ट्रार को बताएगा। कौन सा सेक्शन ये बोलता है? एनपीएन हो गया। उसके बाद डिसोल्यूशन, कि आप फर्म को खत्म कर रहे हो, कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, किसी पार्टनर को निकाला जा रहा है, कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, जितने भी ये चीजें हो सकती हैं, इनकमिंग, आउटगोइंग, फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, नंबर ऑफ पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं, कम ज्यादा कुछ भी हो रहे हैं, इसके बारे में इन्फॉर्म करोगे रजिस्ट्रार को। सेक्शन 60, 61, 62, 63। कौन सा सेक्शन ये बोलता है कि भैया जो माइनर है, अगर वो ऑन मेजोरिटी 18 साल का होने के बाद अगर वो पार्टनर बनना चाहता है तो वो एप्लीकेशन डालेगा रजिस्ट्रार को, उसको बताएगा। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 63। आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा अगर यहां से पूछा जाएगा तो, कि भाई कौन से सेक्शन में एप्लीकेशन डल सकती है फॉर रजिस्ट्रेशन? 58। कौन से सेक्शन में एप्लीकेशन डलेगी जब आप फर्म का नाम चेंज कर रहे हो या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हो? 60। किसको डालोगे? एज यूजुअल रजिस्ट्रार को डालोगे। इसके अंदर भी क्या होगा? वही सभी पार्टनर्स के साइन होने चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, जितनी बातें हैं वो सब होनी चाहिए मोटा मोटी। कौन सा सेक्शन ये बोलता है कि भैया अगर कोई आप नई ब्रांच बंद कर रहे हो या बंद खोल रहे हो, कोई ब्रांच बंद कर रहे हो, आप रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करोगे? 61। उसके बाद कौन सा सेक्शन ये बोल रहा है कि पार्टनर अगर अपना नाम बदल रहा है, एड्रेस चेंज कर रहा है, तो वो रजिस्ट्रार को बताएगा उसके बारे में? तो ये है 62। बताओगे किसको? सब में रजिस्ट्रार है। बस यहाँ पर क्या है, अगर आप फर्म का नाम चेंज कर रहे हो, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आप एप्लीकेशन डालोगे। ओल्ड पार्टनर, ब्रांच ओपन, यहां भी एप्लीकेशन डालोगे। ओल्ड पार्टनर, यहाँ पर जो पार्टनर जिसने नाम चेंज किया, वो पार्टनर जिसने अपना नाम या एड्रेस चेंज किया है, वो एप्लीकेशन डालेगा, वो इन्फॉर्म करेगा रजिस्ट्रार को। इसके अंदर डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट, इसके अंदर एनी पार्टनर, जो पार्टनर आ रहा है, जो पार्टनर जा रहा है, या पहले से जो पार्टनर है, वो सब कोई भी। इसके अंदर माइनर, जो माइनर है वो इन्फॉर्म करेगा। हालांकि हमसे इतना अजीब सवाल पूछा नहीं जाएगा, हमसे अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो सिर्फ सेक्शन नंबर पूछा जाएगा। कैसे याद रखोगे? NPN, एन मतलब फर्म का नाम, P मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस, देन N इज पार्टनर का नाम। 60, 61, 62, 63 इज डिसोल्यूशन और माइनर वाला, ये 63 के अंदर ही है। कोई भी डाउट इसके अंदर किसी भी तरह का? सिर्फ सेक्शन नंबर ध्यान रखना है, इसमें दो दो लाइनें मैं लिखवा दूंगा आपको, बट यहाँ से सिर्फ सेक्शन नंबर पूछा जा सकता है और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। कोई भी डाउट, कुछ भी? हाँ जी, ठीक है, ये हुआ आपका। दोबारा बात करते हैं। हमने सेक्शन 58 बात किया था एप्लीकेशन, 59 बात किया था रजिस्ट्रेशन। इसके बाद का जो एरिया है, जो आपका समवेयर अराउंड सेक्शन 60 से 63 तक चलेगा, NPN। उसके बाद फर्म का डिसोल्यूशन के बारे में बातें हो तो, अगर माइनर के बारे में बातें हो तो, ये 63 है। देन कम्स आगे का अमेंडमेंट। मान लीजिए जो रजिस्टर ऑफ फर्म है, रजिस्टर में जो आपने एंट्री की है, क्या अगर उसमें कोई गलत एंट्री हो जाए तो उसको चेंज किया जा सकता है? क्या रजिस्टर ऑफ फर्म में जो एंट्री की है उसको चेंज किया जा सकता है? या फिर कोई मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई या सही किया जा सकता है? किया जा सकता है। कौन करेगा? तो हम बोलते हैं अमेंडमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इन रजिस्टर ऑफ फर्म। कि रजिस्टर ऑफ फर्म को कौन अमेंड कर सकता है, और या फिर उसमें अगर कोई गलत है तो उसको कौन सही कर सकता है? तो ऑब्वियस है, सही कौन करेगा? रजिस्ट्रार। और बात आती है, या तो रजिस्ट्रार ये खुद से कर सकता है, या फिर ऑन एप्लीकेशन ऑफ पार्टनर कर सकता है। पार्टनर एप्लीकेशन डाल दें कि साहब ऐसे करके उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है, आप उसको सही करिए, या फिर ऑन ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट में कोई केस चलता है और कोर्ट बताती है कि यार यहाँ पर तुमने एंट्री गलत कर रखी है, तुमने गलत लिख रखा है, ऐसा कुछ। या तो वो खुद से कर सकता है एप्लीकेशन, अगर पार्टनर्स करते हैं, या ये। तो अब ध्यान देना,
ये तो है सेक्शन 64 और ये है सेक्शन 65। आपसे क्या पूछा जा सकता है? क्या ऐसे बिल्कुल प्री का क्वेश्चन बनेगा भाई, कौन सा सेक्शन है जो ये बात करता है कि जो रजिस्टर ऑफ फर्म है, जो एंट्री है, उसको एल्टर किया जा सकता है? सर सेक्शन 64 और 65। कौन चेंज करेगा? करेगा रजिस्ट्रार ही। पर कब कर सकता है? या तो खुद से कर लेगा जब उसको खुद से पता लग गया कि कुछ गलत हुआ है, या फिर अगर सभी पार्टनर्स एप्लीकेशन डालते हैं और उसको लगता है कि हाँ गलत हुआ है कुछ, या फिर कोर्ट के ऑर्डर पे। ये तीन कंडीशन। कौन से सेक्शन है? 64 एंड 65। तो आपसे अगर आप अपने ऐसे पढ़ेंगे कि भाई क्या जो रजिस्टर ऑफ फर्म है उसको अमेंड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है? जी किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? तीन कंडीशन है। कोई भी डाउट इसके अंदर किसी भी तरह का? हाँ जी, कोई भी डाउट? अब आ जाइए। देन कम्स इंस्पेक्शन। क्या जो रजिस्टर ऑफ फर्म है या फिर जो रजिस्ट्रेशन के दौरान जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं रजिस्ट्रार को, जो उसके रजिस्ट्रार के पास पड़े हैं, उसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है? इंस्पेक्ट मतलब पब्लिक उसको आके देख सकती है? देख सकती है। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन आके उसको देख सकता है, बस उसको एक फीस पे करनी पड़ेगी। हमसे इतना पूछा जा सकता है, क्या रजिस्टर ऑफ फर्म पब्लिक द्वारा इंस्पेक्ट किया जा सकता है जिसमें आपके रजिस्टर आपकी फर्म की एंट्री है? जो रजिस्टर ऑफ फर्म है सर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसमें आपकी अकेली फर्म की थोड़ी है, और भी बहुत फर्मों की एंट्री है। तो कोई भी आपको आके देख सकता है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो कोई भी पर्सन आके उसको देख सकता है। सेक्शन 66 इंस्पेक्शन। कौन आके देख सकता है? इंस्पेक्शन के बाद सीधा बनता है कॉपी। कौन आके कॉपी ले सकता है? सेक्शन 67 एनी पर्सन। यहाँ भी एनी पर्सन कि अगर किसी को रजिस्टर ऑफ फर्म की कॉपी चाहिए कि भाई हमको इसकी सर्टिफाइड कॉपी दीजिए, तो दी जाएगी, फीस ली जाएगी और दी जाएगी। सेक्शन 67। अब आ जाइए। ठीक है। एविडेंट्री वैल्यू, साक्ष्य अनुसार क्या कीमत है किसकी? रजिस्टर ऑफ फर्म की। कि जो रजिस्टर ऑफ फर्म में जो बातें लिखी गई हैं वो किस किस हद तक सही मानी जाएगी? तो ऐसा है सर, रजिस्टर ऑफ फर्म में जो बातें लिखी गई हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ माने जाते हैं। कोई भी विवाद होगा और रजिस्टर ऑफ फर्म पेश किया जाता है तो उसमें जो भी बात लिखी गई है उसको सही माना जाएगा। कोर्ट उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं लेगी, उसको बिल्कुल सही माना जाएगा। जो भी रजिस्टर ऑफ फर्म में बातें लिखी हैं वो एक कंक्लूसिव प्रूफ है, सही का सही। उसके अलावा क्या कोर्ट के अंदर ओरिजिनल पेश करना जरूरी है? नहीं, सर्टिफाइड कॉपी पेश कर दीजिए, सफिशिएंट है। आप सर्टिफाइड कॉपी पेश कर देते हैं रजिस्टर की तो सफिशिएंट है। सफिशिएंट। अब ध्यान देना, दोबारा बात करते हैं। हमने पहले बात की एप्लीकेशन की, इसके अंदर हमने बात की सेक्शन 60 से लेकर 63। कौन कौन सी? एन, एन, पी, एन, देन इज डिसोल्यूशन और माइनॉरिटी। माइनर वाली बात, ये एक पार्ट हुआ। उसके बाद ए आई सी, अमेंडमेंट इंस्पेक्शन कॉपी। क्या रजिस्टर ऑफ फर्म अमेंड हो सकता है? हो सकता है। कौन सा सेक्शन? 64 एंड 65। 64 बोलता है रजिस्ट्रार खुद से कर सकता है, पार्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑल पार्टनर। 65 कोर्ट का ऑर्डर आता है तब चेंज किया जाएगा। आई इंस्पेक्शन, कौन आके देख सकता है रजिस्टर ऑफ फर्म? सेक्शन 66 एनी पर्सन। कॉपी कौन ले सकता है? एनी पर्सन। सेक्शन 67 ए आई सी। पहला एप्लीकेशन, दूसरा ए आई सी। अब आ जाइए अगला। एविडेंट्री वैल्यू में हमने बात की है कि भैया साक्ष्य क्या है इसका? कंक्लूसिव प्रूफ। क्या ओरिजिनल पेश करना पड़ेगा? नहीं, सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी। अभी मैं आपसे ये पूछूंगा सारा। सर्टिफाइड कॉपी, ये अपना दो पार्ट हो जो प्री में ही पूछा जा सकता है और कुछ भी नहीं है। आपका 60 से लेकर 63 वाला एरिया, फिर 60, मतलब ऐसे तो 60 से 68 है पर अपने ने उसको भी दो पार्ट में कर दिया। अब आ जाइए आगे, जो है क्वेश्चन। अगर एप्लीकेशन में झूठी बातें लिखी हैं, फॉल्स स्टेटमेंट दी है आपने, जो भी रजिस्ट्रार को आपने डॉक्यूमेंट पेश किए हैं वो फॉल्स डॉक्यूमेंट पेश किए हैं, कुछ भी,
रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जो एप्लीकेशन डाली है उसमें झूठी बातें लिखी हैं, जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए वो झूठे डॉक्यूमेंट पेश किए हैं, तो क्या आपको सजा होगी? बिल्कुल होगी। कितनी? मैक्सिमम 3 मंथ और फाइन और बोर्ड। सेक्शन 73 में पूछा जा सकता है। अगर आप एप्लीकेशन के दौरान कोई झूठी स्टेटमेंट देते हो, कोई गलत डॉक्यूमेंट पेश करते हो, तो आपको कितनी सजा हो सकती है इस चीज के लिए? सेक्शन 70। देन कम्स फीस। किस चीज की? एप्लीकेशन की, इंस्पेक्शन की, कॉपी की, इन सब की फीस। और भी चीजें हैं, इन सब की फीस कौन फिक्स करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। कौन फिक्स करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। कहां बताया गया है? सेक्शन 71। सेक्शन 71 ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है फीस फिक्स करने की या रूल बनाने की एज टू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन को लेकर जो भी रूल वगैरह बनाने हैं वो, एंड फीस फिक्स करने की, कितनी फीस आपको पे करनी है। अब एक बार यहां तक बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो एरिया है वो थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है। अब आ जाइए, हम शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन से आप लोग बताइएगा, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन में डलती है? 58। उसके अलावा जो बाकी एप्लीकेशन है, सपोज क्या ट्रिक बनेगी उसकी? NPN। एन मतलब अगर आप फर्म का नाम चेंज करते हैं, अगर आप जो हेड ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस है, अगर वो चेंज करते हैं, कहीं और लेकर जा रहे हैं, एन। सेक्शन कहां से चालू होगा ये? 60 से। किसको एप्लीकेशन डालोगे? रजिस्ट्रार को। सेम बातें हैं कि भाई कौन सा सेक्शन ये कहता है कि अगर आप फर्म का नाम चेंज कर रहे हैं या फिर आप प्रिंसिपल ऑफिस या हेड ऑफिस चेंज कर रहे हो तो आप रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन डालोगे? सेक्शन 60। या फिर कौन से सेक्शन में एप्लीकेशन डलती है अगर आप फर्म का नाम चेंज कर रहे हो? सेक्शन 60। देन अगर आप कोई नई ब्रांच खोल रहे हो या कोई एक ब्रांच को बंद कर रहे हो तो आप इसके बारे में इन्फॉर्म करोगे? बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। कौन सा सेक्शन बोलता है कि आप इस चीज की पहले इन्फॉर्म करोगे या इस चीज का एप्लीकेशन दोगे रजिस्ट्रार को? 61। पी मीन्स प्लेस। प्लेस। अगर आप कोई नॉर्मल, ये तो हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल प्लेस, ये हो गया नॉर्मल। अगर आप कोई नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस बंद कर रहे हो या चालू कर रहे हो, अगर पार्टनर अपना नेम चेंज करता है, अपना एड्रेस चेंज करता है, तो कौन सा सेक्शन के अंदर आप वो इन्फॉर्म करेगा रजिस्ट्रार को? 62। NPN, फर्म का नेम चेंज कर रहा है तो 60 में इन्फॉर्म करोगे, नई ब्रांच ओपन कर रहे हो तो 61 के अंदर, या प्लेस ओपन कर रहे हो तो, और अगर पार्टनर अपना खुद का नेम चेंज कर रहा है तो 62। फिर अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है, रिटायर हो रहा है कोई पार्टनर, किसी पार्टनर को आप निकाल रहे हो, कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, इस बारे में आप किस किस सेक्शन में इन्फॉर्म करेंगे? कौन सा सेक्शन कहता है कि आप इन्फॉर्म करोगे? सेक्शन 63। 60 से चालू हुए NPN 60, 61, 62, 63। कौन सा सेक्शन बोलता है कि माइनर अगर पार्टनर बनता है, जब वो मेजर हो जाएगा तब वो इन्फॉर्म करेगा? सेक्शन 60 एज यूजुअल। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, पहला ही इसके अंदर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इतना ही पढ़ना, ट्रिक से याद कर लेना। अब दूसरा पार्ट। हाँ जी, इसकी इसकी हाँ बना लो, कुछ भी बना लो जो आपका मन करे, है ना? जो मन करे, जो जैसा मन करे ट्रिक वैसी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए दूसरा पार्ट, यहां से चालू होता है पार्ट AIC का। ठीक है, अब आ जाइए। AIC के अंदर क्या है? AIC कैसे भी नाम रख लो, ऑल इंडिया काउंसिल रख लो, जो मर्जी रख लो। AIC, ऑल इंडिया कोर्ट्स रख लो, कुछ भी रख लो। ए मीन्स अमेंडमेंट। अगर आप रजिस्टर के अंदर जो बातें लिखी हैं उसको चेंज कर रहे हैं तो हो सकते हैं सर, हो सकते हैं। कौन करेगा? रजिस्ट्रार। कौन से सेक्शन में? दो सेक्शन है, 64 और 65। 64 में रजिस्ट्रार खुद चेंज करता है, खुद से चेंज कर सकता है या एप्लीकेशन पे। 65 अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो चेंज किया जाएगा।
और अमेंडमेंट आप तभी करोगे अगर आपने उसमें कुछ गलत लिख रखा है, मिस्टेक है, अगर रजिस्ट्रार से कोई गलती हुई है लिखने में। देन इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? एनी पर्सन। कौन सा सेक्शन? 66। कॉपी लेने का अधिकार किसके पास है? एनी पर्सन। कौन सा सेक्शन? 67, 64, 66, 67। देन 68 इसके अगला जो आता है एविडेंटरी वैल्यू, क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ। जो भी रजिस्टर ऑफ फर्म जो पेश किया जाएगा कोर्ट उसको सही मानेगी, उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं अलाउ होगा। एक। दूसरा, क्या ओरिजिनल पेश करना कोर्ट के अंदर जरूरी है? नहीं, सर्टिफाइड कॉपी पेश कर दो सफिशिएंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया रजिस्टर ऑफ फर्म जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है? जी सर, कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है। क्या उसको सर्टिफाइड कॉपी पेश करना जरूरी है? ओरिजिनल? सर, सर्टिफाइड कॉपी ही सफिशिएंट है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी ध्यान रख लेना कौन सा सेक्शन क्या बोलता है, इतना बहुत है। कौन सा सेक्शन क्या बोलता है, तो आपका 60 से लेकर 63 तक बोल दो। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट है 64 से लेकर 68 तक, ठीक है? 60 से लेकर 63 तक, फिर आ गया 64 से लेकर 68 तक। कोई भी डाउट इसके अंदर, ताकि अपने आगे बात कर सकें? अब आ जाइए, अगर आप एप्लीकेशन के दौरान कुछ भी झूठ बोलते हैं तो आपको कितनी सजा होगी? मैक्सिमम 3 मंथ, फाइन और बोथ। कौन सा सेक्शन? 70। उसके बाद जो आप एप्लीकेशन डालते हो, हमने उसमें बोला कि आपको फीस पे करनी पड़ेगी, आपको कॉपी लेनी है तो फी पे करनी पड़ेगी, इंस्पेक्शन की फी पे करनी पड़ेगी। कौन से सेक्शन में फीस फिक्स होती है? 71। फीस कौन फिक्स करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी सेक्शन 71 के अनुसार। अब बात आती है, ध्यान देना, फीस स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी, पर एक मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते आप। ये मैक्सिमम लिमिट है आपके शेड्यूल में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का शेड्यूल। अब एक बार शेड्यूल अगर आपके पास पार्टनरशिप एक्ट है तो थोड़ा सा नजर मार लीजिए, ताकि मैं उसकी आपको छोटी सी ट्रिक बता दूं। शेड्यूल 1, हाँ जी, अब आ जाइए। सीधा सा रूल आप याद रखेंगे, अगर एप्लीकेशन डल रही है फॉर रजिस्ट्रेशन, फॉर रजिस्ट्रेशन, तो उसकी फीस अलग है। अगर जो एप्लीकेशन डल रही है वो किस चीज के लिए रही है? फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसकी फीस अलग है। उसके अलावा एनी अदर एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन हो, हमने इतनी पढ़ी, हमने 60 से लेकर इतना कुछ अपने पढ़ा, 60, 61, 62 सारा, वो कोई भी। उसके अलावा इंस्पेक्शन के लिए, अगर आप इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हो विच इज 60, 66, आप कॉपी लेने के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हो सेक्शन 67। कोई भी, अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए डाल रहे हो तो मैक्सिमम फीस इज 3 रुपीज। ये मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है, ध्यान दे देना कि मैक्सिमम फीस है 3 रुपए। अगर आप इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हो तो फीस है 8 आना, 8 आना फॉर 1 रजिस्टर। कॉपी के लिए 4 आना, चवन्नी जिसको अपने बोलते हैं, फॉर 100 वर्ड्स। हर 100 वर्ड के आपको 4 आने देने पड़ेंगे। अब ध्यान दे देना, आपसे ये पूछा जा सकता है, हाँ जी, ये तो स्टेट वाइज ही होती है, पर मैक्सिमम बताई गई है। स्टेट फिक्स कर सकती है बट मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। हालांकि शेड्यूल चेंज हो चुके हैं, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसको सरकारें नोटिफिकेशन के थ्रू चेंज कर चुकी हैं। बट हमसे अगर पूछा जाएगा तो प्री में इतना ही पूछा जाएगा कि भैया जो आपका पार्टनरशिप एक्ट का जो शेड्यूल है ना, उसके अनुसार फीस बताइए, कितनी फीस है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि अगर शेड्यूल की बात करें तो मैक्सिमम फीस है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन में 3 रुपए मैक्सिमम। उसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन हो 1 रुपए मैक्सिमम। सेक्शन 66, मतलब इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हो कि साहब मैं कागज देखना चाहता हूँ, 98, 8 आना फॉर 1 रजिस्टर, एक रजिस्टर के 8 आने ले लेंगे, देख लो रजिस्टर को। कॉपी के लिए 4 आना फॉर 100 वर्ड्स, जैसे ही वो 100 वर्ड का अगला चालू होगा 4 आना और लगेगा। तो ये अपने को पढ़ना है, कैसे याद रखना है, बस इतना याद रख लेना कि भैया अगर रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है तो 3 रुपए है, उसके अलावा जो सब एप्लीकेशन है 1 रुपए है। वो कोई भी पूछ ले, आप एप्लीकेशन डाल रहे हो फर्म का नाम चेंज करने के लिए, प्लेस चेंज करने के लिए, पार्टनर्स एप्लीकेशन डाल रहे हैं अपना नाम चेंज करने के लिए, कुछ भी 1 रुपया।
अठन्नी है इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हो तो, कॉपी के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हो तो चवन्नी है। 4 आना है। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? यस, कोई भी डाउट? ये क्या करें? अपने को यही याद रखना बहुत है राजस्थान, क्योंकि वैसे स्टेट्स ने अपना अपना निकाल रखा है, पर हमसे अगर पूछा गया तो वो शेड्यूल के अनुसार पूछे। प्री में पूछ सकता है और वो भी यही पूछेगा कि भैया एज पर शेड्यूल बताइए क्या है। हमसे वो ये पूछेगा अनुसूची के आधार पर बताइए क्या है। ठीक है, हालांकि पूछेगा नहीं, बट फिर भी अगर पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा वो। हाँ जी, अब आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पब्लिक नोटिस हमने पढ़ा था कि अगर आप फर्म पार्टनर रिटायर होता है तो पब्लिक नोटिस देगा, फर्म डिसॉल्व होती है तो पब्लिक नोटिस देगा। पब्लिक नोटिस कैसे दिया जाएगा? कब आप बोलोगे कि पब्लिक नोटिस दिया गया है? कैसे पता लगेगा कि पब्लिक नोटिस में क्या क्या चीजें आती है? पार्टनर रिटायर होता है तब, निकाला जाता है तब, फर्म डिसॉल्व होती है तब पब्लिक नोटिस दिया जाता है। तो अब इसके अंदर एक रूल है कि भाई पब्लिक नोटिस में आपको वैसे तो 3 चीजें फुलफिल करनी होती है। एक तो आप नोटिस दोगे रजिस्ट्रार को, फिर आप उस फैक्ट को, जो भी कहानी है, उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करवाओगे। मान लो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको राजपत्र में पब्लिश करवाया जाएगा कि भैया ऐसे ऐसे करके एक फर्म है और इसका ये पार्टनर रिटायर हो रहा है। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाओगे, अखबार में पब्लिश करवाओगे। कहाँ के अखबार में? वो अखबार जो उस जगह चलता है जहां पर फर्म का बिजनेस है, जहां पर फर्म है वहां के अखबार। ये 3 चीजें आप फुलफिल करोगे। अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसको पब्लिक नोटिस देना है तो ये 3 चीजें उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। एक, उसको रजिस्ट्रार को नोटिस देना होगा कि भैया, मतलब जो भी पब्लिक, रजिस्ट्रार को नोटिस देना हो कि मैं रिटायर कर रहा हूँ। ऑफिशियल गैजेट में ये बात छपवानी पड़ेगी, जिसको अपने राजपत्र बोल सकते हैं। तीसरा, अखबार में ये बात छपवानी होगी। ये 3 चीजें हैं, पर ध्यान देना, वैसे तो पब्लिक नोटिस अगर बात करें तो आपको ये तीनों कंडीशन फुलफिल करनी होती है, पर हर जगह तीनों नहीं है। तीनों कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी अगर जो मामला है वो है फर्म की डिसोल्यूशन का, अगर मामला है पार्टनर के रिटायरमेंट का, अगर मामला है आप किसी पार्टनर को निकाल रहे हो, अगर मामला है कि जो माइनर है वो पार्टनर बन रहा है या नहीं बन रहा ऑन मेजोरिटी। ऑन, हम बोलते हैं भैया अगर पार्टनर को, माइनर को कहा जाता है अगर तुम पार्टनर नहीं बन रहे हो तब भी पब्लिक नोटिस दो, बन रहे हो तब भी पब्लिक नोटिस दो। अब ध्यान देना, हम इसको कुछ ऐसे से बोलते हैं, रेड माइनर, लाल कलर का बच्चा, रेड माइनर। अगर कोई भी एक पार्टनर रिटायर कर रहा है तब ये तीनों कंडीशन, पब्लिक नोटिस देने का मतलब है ये तीनों चीजें करना। किसी एक पार्टनर को निकाला जा रहा है, ये तीनों। कोई फर्म डिसॉल्व हो रही है, डेथ नहीं, फर्म डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, डेथ नहीं, ठीक है, फर्म अगर डिसॉल्व हो रही है तब पब्लिक नोटिस देने का मतलब ये है। और उसके अलावा है अगर कोई माइनर है, वो मेजर होने के बाद पार्टनर बन रहा है या नहीं बन रहा, कोई भी कंडीशन हो, उसको ये, अगर उसको पब्लिक नोटिस तो देना पड़ेगा, ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन है, इसके अलावा अगर कोई भी सिचुएशन है, ये 4 सिचुएशन के अलावा, उस केस के अंदर आपको सिर्फ ऑफिशियल गैजेट में छपवाना है और न्यूज़पेपर में छपवाना है। यस, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, उसके अलावा फिर सिर्फ ये 2 कंडीशन फुलफिल। यस, हमसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि भाई जो आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बोलते हैं कि पब्लिक नोटिस देना है, तो पब्लिक नोटिस कैसे पब्लिश किया जाएगा? मतलब क्या तरीका है, मोड क्या है कि पब्लिक नोटिस देने का, कि पब्लिक नोटिस पब्लिश हुआ है? तो हम बोलते हैं भाई 2 तरीके हैं वैसे तो।
पर अपने उसको ऐसा पढ़ते हैं कि पब्लिक नोटिस के अंदर ये 3 चीजें होती हैं। अगर आप रजिस्ट्रार को नोटिस देते हो, ऑफिशियल गैजेट में वो बात छपवाते हो और अखबार में छपवाते हो, ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल करते हो तब हम बोलते हैं आपने पब्लिक नोटिस दे दिया। अब ये तीनों कंडीशन आपको कब फुलफिल करनी होती है? लाल बच्चा, रेड माइनर, कोई पार्टनर रिटायर हुआ है, किसी पार्टनर को निकाला गया है, फर्म डिसॉल्व हुई है, तब आपको ये तीनों कंडीशन फुलफिल करनी होगी, तभी पब्लिक नोटिस माना जाएगा। अगर कोई माइनर है, वो माइनर वाली सिचुएशन है, वो मेजर होने के बाद पार्टनर बन रहा है, नहीं बन रहा, उसको भी पब्लिक नोटिस ऐसे ही देना पड़ेगा। तो रेड माइनर के केस के अंदर ये तीनों कंडीशन। इसके अलावा कोई भी केस आपसे पूछा जा रहा है, कोई भी, हम बोलते हैं कि भैया सिर्फ ही सिर्फ 2 कंडीशन फुलफिल करनी है, ऑफिशियल गैजेट और न्यूज़पेपर। उस केस में नोटिस नहीं देना टू रजिस्ट्रार। अगर आप इतना कर देते हो तो दैट मीन आपने पब्लिक नोटिस पब्लिश करवा दिया। हाँ जी, कोई भी डाउट ताकि मैं आप। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, रजिस्टर्ड फर्म की ही बात हो रही है। रजिस्टर्ड फर्म, अनरजिस्टर्ड फर्म के लिए कानून को कोई लेना देना नहीं है, आओ जाओ हमें क्या लेना देना। रजिस्टर्ड फर्म की बात हो रही है, अगर रजिस्टर्ड फर्म है तो। अगर फर्म रजिस्टर्ड है तभी, अनरजिस्टर्ड के लिए कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हाँ, लोक सूचना कब मानी जाएगी? अगर आप ये तीनों चीजें करते हो तब मानी जाएगी, सिर्फ एक नहीं, तीनों। ये भी, ये भी और ये भी, तीनों करनी पड़ेगी तब मानी जाएगी लोक सूचना। तो हमसे पूछा जाता है भाई लोक सूचना कब मानी जाती है, तब वो बोलते हैं साहब अगर वो ये तीनों चीजें करता है तब लोक सूचना मानी जाएगी। और ये तीनों चीजें कौन सी सिचुएशन में? इनमें। इसके अलावा अगर वो ये नीचे की 2 चीजें भी कर देता है तब भी लोक सूचना मानी जाएगी। यस, कोई भी डाउट ताकि मैं आपसे सवाल पूछ लूं? सवाल पूछ लूं? अब आपसे जो सवाल पूछे जा सकते हैं उस हिसाब से मैं बता देता हूँ। पहला सवाल, कौन सा सेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है फीस फिक्स करने की? 71। ठीक है। किसके पास पावर है कि भाई जो एप्लीकेशन डलती है फॉर रजिस्ट्रेशन उसमें कितनी फीस होगी? हु हैज द पावर टू फिक्स द फीस टू बी पेबल इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अगर कोई बंदा एप्लीकेशन, मान लीजिए कोई पार्टनर है, वो अपना एड्रेस चेंज कर रहा है और वो एप्लीकेशन डालता है कि साहब मैं एड्रेस चेंज कर रहा हूँ, मेरा नया एड्रेस आप रजिस्टर में नोट कर लीजिए, उसको कितनी फीस पे करनी होगी? मैक्सिमम ₹1, एज फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मैक्सिमम 1 रुपी। ठीक है, ठीक है, ओके। जो रजिस्ट्रार ऑफ, ये जो रजिस्टर ऑफ फर्म है, जो अपने ने पढ़ा रजिस्टर ऑफ फर्म, जिसके अंदर फर्म के बारे में लिखा जाता है, अगर किसी भी केस के अंदर वो एज ए एविडेंस पेश होता है तो क्या माना जाएगा? कंक्लूसिव माना जाएगा या फिर कोर्ट उसको इग्नोर कर सकती है? ठीक है, ओरिजिनल पेश करना होगा या सर्टिफाइड कॉपी? सर्टिफाइड कॉपी से काम चल जाएगा, ओरिजिनल लाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। कौन सा सेक्शन बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को लेकर? 59। एप्लीकेशन डलती है 58 में, रजिस्टर होता है 59। कौन सा सेक्शन बात करता है रजिस्टर ऑफ फर्म को लेकर? कौन सा सेक्शन रजिस्टर ऑफ फर्म के बारे में बताता है? कौन से सेक्शन में फर्म रजिस्टर होती है? तो जहां फर्म रजिस्टर होती है, रजिस्टर होने की प्रक्रिया क्या है? रजिस्टर होने की प्रक्रिया क्या है? कि उसका नाम नोट किया जाता है रजिस्टर में। तो रजिस्टर ऑफ फर्म कहां बताया है? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है कि जो फर्म है उसका नाम नोट कर लिया जाता है रजिस्टर में। तो फर्म जो रजिस्ट्रेशन है वो किस सेक्शन में होता है? तो नाम किस सेक्शन में, नाम जो है वो किस सेक्शन में नोट होगा?
तो रजिस्टर ऑफ फर्म भी किसमें हुआ? 59 में। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, रजिस्टर ऑफ फर्म, नाम नोट होना, ये सब 59 में। ठीक है। कौन सा सेक्शन बात करता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में? अगर कोई पर्सन जो फर्म रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो सभी पार्टनर्स को एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी या कोई भी एक पार्टनर डाल सकता है? ऑल पार्टनर्स। ठीक है। कौन सा सेक्शन बात करता है कि अगर फर्म अपना हेड ऑफिस चेंज कर रही है तो उसको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी? ठीक है। अगर फर्म अपना नाम चेंज कर रही है तब एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी? 60, 59, 60। ठीक है। ठीक है। एप्लीकेशन किसको डाली जाएगी? ठीक है। कौन सा सेक्शन जो है ये कहता है कि भाई जो फर्म का जो रजिस्टर है वो आपको अमेंड करना पड़ सकता है ऑन ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट को ये पावर देता है कि आप जो फर्म का रजिस्टर है उसको चेंज करवा सकते हैं, मतलब उसमें जो चीजें लिखी हैं उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। 65। जो रजिस्ट्रार है वो रजिस्टर ऑफ फर्म को, जो रजिस्टर है उसको चेंज कर सकता है, उसमें जो गलतियां सही कर सकता है, किन किन कंडीशन में? मतलब खुद से कर सकता है या कब कब कर सकता है, या सिर्फ खुद पे ही कर सकता है या फिर कोर्ट के ऑर्डर पे? तीन कंडीशन है, या तो खुद से कर लेगा, ऑल पार्टीज ऑल पार्टनर्स अगर एप्लीकेशन डालते हैं तो ऑल पार्टनर्स, ठीक है। तीसरा इज कोर्ट के ऑर्डर पे। ओके। कौन सा सेक्शन ये राइट देता है कि एक नॉर्मल आदमी, पब्लिक जो है वो रजिस्टर ऑफ फर्म की कॉपी ले सकती है? 60। ठीक है। 9 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, मोटा मोटी इतना ही। चलिए अब लिख लीजिए। आपसे प्री में ही पूछा जाएगा, मेंस का सिर्फ दो क्वेश्चन यहाँ से मेंस के बन सकते हैं। एक कि भाई जो रजिस्टर ऑफ फर्म है वो कब चेंज, मतलब उसमें कब अमेंडमेंट हो सकती है, कब रेक्टिफिकेशन हो सकता है, कौन कर सकता है, वो एक क्वेश्चन है। दूसरा, पब्लिक नोटिस कैसे दिया जाएगा। दो क्वेश्चन। अभी लोक सूचना कब मानी जाती है, ये दो है जो आपसे मेंस में पूछ सकते हैं, बाकी सब प्री का होगा। तो अब लिख लो। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं लिखवा दूँ। लिख लो फिर। हाँ जी लिख लो। हेडिंग डाल दो। हेडिंग डाल दो। प्रोविजन, आर्टिकल सेक्शन, उसके बाद एकदम अपने काम करेंगे। ना ना कोई काम के नहीं, क्या लिखवाने, जो पूछे नहीं जाते क्या लिखवाने। प्रोविजन, सर्टेन प्रोविजन relating to application to registrar, certain provision relating to application to registrar, certain provision relating to application to registrar, to registrar. Number one, application for registration, ब्रैकेट में लिख देना सेक्शन 58। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ब्रैकेट में लिख देना सेक्शन 58। सेक्शन 58। सेक्शन 58। इसमें बस हाँ, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर वन सेक्शन 58। इसमें सिर्फ दो बातें लिख लो ऐसे, चाहे तो स्टार बना के। एप्लीकेशन किसको डलेगी? टू रजिस्ट्रार, तो लिख दो टू रजिस्ट्रार बाय ऑल पार्टनर्स। एक लिख दो एक लाइन में टू रजिस्ट्रार, दूसरी लाइन में लिख दो बाय ऑल पार्टनर्स। ये दो कुछ दो है जो ध्यान रखने प्री पर्पस से, टू रजिस्ट्रार बाय ऑल पार्टनर्स। ठीक है, फिर लिखिए हाँ बाय ऑल पार्टनर्स। दूसरा लिखिए 2 नंबर, एप्लीकेशन फॉर चेंज इन फर्म नेम, 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 सेक्शन 60। सेक्शन 60। इसमें भी लिख दो टू रजिस्ट्रार बाय ऑल पार्टनर्स, टू रजिस्ट्रार बाय ऑल पार्टनर्स।
to registrar by all partners. Application for change in firm name to registrar by all partners. फिर तीसरा लिखिए application for change in name of principal office. Application for change in name of principal office. Application for change in name of principal office या principal office. Section 60. सॉरी नेम गलत है, एप्लीकेशन फॉर चेंज इन नेम नहीं एड्रेस, एप्लीकेशन फॉर चेंज इन एड्रेस वो लिखा है, एप्लीकेशन फॉर चेंज इन नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस, वो नेम को काट कर लिख दो एड्रेस, नेम तो क्या ही बदलोगे, नेम तो फर्म का होता है। एप्लीकेशन फॉर चेंज इन नेम लिखा है ना, नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस, हाँ बस फिर तो ठीक है, अगर नेम लिखा है तो नेम को काट के एड्रेस लिख दो। सेक्शन 60 इसमें भी लिख दो टू रजिस्ट्रार बाय ऑल पार्टनर्स, टू रजिस्ट्रार बाय ऑल पार्टनर्स, टू रजिस्ट्रार बाय ऑल पार्टनर्स। फिर कितना हो गया चौथा, अब चौथा लिख दो एप्लीकेशन नोटिफाइंग, एप्लीकेशन नोटिफाइंग ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ एनी ब्रांच, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ एनी ब्रांच। इसमें हेड ऑफिस नहीं है, हेड ऑफिस वाला आपने ऊपर का सेक्शन लिख दिया कि प्रिंसिपल प्लेस का अगर आप एड्रेस चेंज कर रहे हो तो वो है, इसमें सिर्फ नॉर्मल जो दूसरे ब्रांचेस होते हैं। एप्लीकेशन फॉर नोटिफाइंग ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ एनी ब्रांच, सेक्शन 61 सॉरी 60, एक मिनट 60, हाँ ठीक है 61 सही, 61 सेक्शन 61 टू रजिस्ट्रार बाय एनी पार्टनर, इसमें ऑल पार्टनर्स नहीं है, बाय एनी पार्टनर, टू रजिस्ट्रार बाय एनी पार्टनर, बाय एनी पार्टनर। इसमें लिखिए एप्लीकेशन, अगला एप्लीकेशन नोटिफाइंग चेंज, एप्लीकेशन नोटिफाइंग चेंज, एप्लीकेशन नोटिफाइंग चेंज ऑफ पार्टनर्स नेम एंड एड्रेस, पार्टनर नहीं बदल रहा है, पार्टनर अपना सिर्फ नाम या एड्रेस बदल रहा है। एप्लीकेशन नोटिफाइंग चेंज ऑफ पार्टनर्स नेम एंड एड्रेस, पार्टनर्स नेम एंड एड्रेस, सेक्शन 62 इसमें भी टू रजिस्ट्रार बाय एनी पार्टनर, टू रजिस्ट्रार बाय एनी पार्टनर। हाँ बाय एनी पार्टनर। फिर लिखिए एप्लीकेशन नोटिफाइंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एप्लीकेशन नोटिफाइंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, लिख लो पहले, एप्लीकेशन नोटिफाइंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। लिया एप्लीकेशन नोटिफाइंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, कॉमा, हाँ एडिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडिशन ऑफ न्यू पार्टनर। लिख लिया तो बता देना जब लिख लो तो। लिख लिया बाकी लोगों ने, बता देना ना जब लिख लो, जब लिख लेना तब बता देना। इसमें लिख दो सेक्शन 63
to registrar by any partner. Section 63, to registrar by any partner. To registrar by any partner. अगला लिखिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन notifying, application notifying that minor has selected to be a partner. Minor application for notifying that minor has elected, elected, elected. Application for notifying that minor has elected to be a partner or not, to be a partner or not. सेक्शन 63, ये भी 63 है, ठीक है। सेक्शन 63 टू रजिस्ट्रार, टू रजिस्ट्रार, देखो हाँ टू रजिस्ट्रार, लिख दी इसमें, बस इसमें हाँ बस हाँ, तो इसमें लिख दो टू रजिस्ट्रार, टू रजिस्ट्रार बाय माइनर, टू रजिस्ट्रार बाय माइनर, टू रजिस्ट्रार बाय माइनर, माइनर ही देगा और कोई नहीं दे सकता। टू रजिस्ट्रार बाय माइनर, सीधी सी बात है। एप्लीकेशन बोल दो, पब्लिक नोटिस बोल दो, एक ही बात है कि भाई कौन से सेक्शन में है और किसको जाएगी। चलो जाएगी तो सेम ही है, पर देगा कौन, जब लिख लेना तब बता देना। ठीक है, अब इसमें लिखिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बना के लिखिए क्वेश्चन। whether register of firm, register of firm या register of firm can be amended, whether register of firm can be amended, can be amended, can be amended। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म हो गया, ठीक है। इसमें लिखिए, सीधा लिखना चालू करिए। सेक्शन 64 नहीं, कैन बी अमेंडेड डालेंगे इसमें। हाँ इसमें डाल दो, अमेंडमेंट टू रेक्टिफाई मिस्टेक, हेडिंग जैसे नहीं, याद रह जाएगा आपको उससे। अमेंडमेंट टू रेक्टिफाई मिस्टेक, हाँ हाँ इसको लिख दो, अमेंडमेंट टू करेक्ट मिस्टेक, यहाँ लिख। क्वेश्चन आ गया वेदर रजिस्टर ऑफ फर्म कैन बी अमेंडेड, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके अंदर अगली लाइन पे हेडिंग डालो, अमेंडमेंट टू करेक्ट मिस्टेक, अमेंडमेंट टू करेक्ट मिस्टेक, अमेंडमेंट टू करेक्ट मिस्टेक। अब ये क्या है, इसमें दो ग्राउंड्स बनते हैं ना, एक तो खुद से कर सकता है, कोर्ट वाला हो गया, कोर्ट वाला अपने खुद वाला ऐसे लिख देते हैं, अमेंडमेंट टू करेक्ट मिस्टेक। हाँ हेडिंग है, उससे क्या आपको याद रह जाएगा कि अच्छा दो ग्राउंड है। हालांकि आंसर में चाहे मत लिखना, आंसर में तो चाहे सेक्शन से लिखना चालू कर देना, बट आपको याद रह जाएगा भाई एक तो वो खुद से कर सकता है, खुद से कब कर सकता है, और एक कोर्ट के ऑर्डर से कर सकता है। तो इसलिए मैंने हेडिंग लगवा दिया आपको कि अमेंडमेंट टू करेक्ट मिस्टेक। अब इसमें लिख लीजिए, लिखवा दूं आगे। इसमें लिखिए सेक्शन 64 ऑफ आईपीए प्रोवाइड्स दैट, सेक्शन 64 ऑफ आईपीए प्रोवाइड्स दैट, provides that section 64 of IPA provides that registrar of firm, that registrar of firm, registrar of firm, registrar of firm, section 64 of IPA provides that registrar of firm, registrar of firm may amend the register of firm, may amend the register of firm, registrar of firm may amend the register of firm। दोबारा बोल रहा हूँ, section 64 of IPA provides that registrar of firm may amend the register of firm, comma either on his own motion, either on his own motion मतलब खुद से, either on his own motion, either on his own motion or either on his own motion or on application of all the partners, either on his own motion or on application of all the partners, on application of all the partners।
Section 64 of IPA provides that registrar of firm may amend the register of firm either on his own motion or on application of all the partners, comma, to rectify the mistake, to rectify any error, to rectify any error, to rectify any error or mistake in the register, to rectify any error or mistake in the register, to rectify any error or mistake in the register, rectify any error or mistake in the register। अब इसमें ध्यान रखना, सेक्शन 64 किसको पावर देता है रजिस्टर अमेंड करने की? रजिस्ट्रार को। एक बात। दूसरी बात, सेक्शन 64 की जो पावर है ये रजिस्ट्रार कब यूज कर सकता है? दो कंडीशन, खुद से भी और एप्लीकेशन पे भी। तो वो लाइन अंडरलाइन कर लो, खुद से कर सकता है और ऑन एप्लीकेशन ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर अगर एप्लीकेशन डालते हैं तब। ठीक है। और क्या ग्राउंड है जब वो ये पावर यूज कर सकता है? टू करेक्ट मिस्टेक, अगर कोई गलती हुई है तो। ऐसे नहीं है कि मन किया तब चेंज कर देगा। ठीक है, ग्राउंड हो गया, कौन कर सकता है, कब कर सकता है। अब लिखिए, अगली हेडिंग डालिए, ऑन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ऑन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ऑन ऑर्डर ऑफ कोर्ट है। अब इसमें लिखो, हाँ अब इसमें लिखो, सेक्शन 65 ऑफ आईपीए प्रोवाइड्स दैट, सेक्शन 65 ऑफ आईपीए प्रोवाइड्स दैट, सेक्शन 65 ऑफ आईपीए प्रोवाइड्स दैट if an order has been made by court, if order made by, if an order has been made by court, section 65 of IPA provides that if an order has been made by court, if an order has been made by court, if an order has been made by court, the registrar of firm, the registrar of firm, the registrar of firm, if an order has been made by court, the registrar of firm, section 65 of IPA provides that if an order has been made by court, the registrar of firm shall amend the register, shall amend the register, shall amend the register। यहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं है, कोर्ट ने कह दिया तो वो चेंज करेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है भाई क्या है क्या नहीं है, कोर्ट जो कहेगी वो फॉलो करेगा। If an order has been made by court, the registrar of firm shall amend the register, full stop। 64, 65। हाँ जी, लिख तो दे। लिखवा दूं? आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लगाइए। Who has the right? Who has the right of inspection of register? Who has the right of inspection of register of firm? Who has the right of inspection? Who has the right of inspection? Who has the right of inspection of register of firm? Who has the right of inspection of register of firm? Register of firm, register of firm को कौन देख सकता है? सेक्शन 66, सेक्शन 66, बस इतना लिख दीजिए, सेक्शन 66, सेक्शन 66, सेक्शन 66, ठीक है, सेक्शन 66, बस डैश लगा के लिख दीजिए, एनी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन। अगला क्वेश्चन डालिए, कोई भी हो, पब्लिक, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी आके देख सकता है। देन हाँ, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, कोई भी आके देख सकता है। सेक्शन 66। अगला क्वेश्चन डालिए, हु हैज द राइट, हु हैज द राइट, हु हैज द राइट, who has the right to obtain copy of register of firm? Who has the right to obtain copy of register of firm? Who has the right to obtain copy of register of firm? Who has the right to obtain copy of register of firm? जब लिख लेना तब बता दो। Who has the right to obtain copy of register of firm? Who has the right to obtain copy of register of firm? Section, ये हो गया 67, सेक्शन 67, सेक्शन 67, इसमें भी ऐसे लिख दो, सेक्शन 67 एनी पर्सन, एज यूजुअल, सेक्शन 67 एनी पर्सन।
एनी पर्सन, ठीक है। एनी पर्सन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन डाल दीजिए, व्हाट इज द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ रजिस्टर ऑफ फर्म। जब वो कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या रहेगी। व्हाट इज द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ रजिस्टर ऑफ फर्म। व्हाट इज द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ रजिस्टर ऑफ फर्म। सेक्शन 68। व्हाट इज द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ रजिस्टर ऑफ फर्म। व्हाट इज द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ रजिस्टर ऑफ फर्म। इसमें लिखिए सेक्शन 68। सेक्शन 68 of IPA provides that section 68 of IPA provides that section 68 of IPA provides that section 68 of IPA provides that the register of firm produced in court the register of firm produced in court the register of firm produced in court shall be a conclusive proof shall be a conclusive proof shall be conclusive proof between partners shall be a conclusive proof between partners। conclusive proof का मतलब होता है कि अगर रजिस्टर आता है उसमें जो बात बोली गई है कोर्ट उसको मानेगी, उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस अलाउ नहीं करेगी। रजिस्टर में अगर लिखा है कि एक पार्टनर का 60% हिस्सा है दूसरे का 40 है तो मानेगी। वो लोग चाहे कुछ भी पेश कर दे, कोई भी कागज, कानून कहेगा जो रजिस्टर में हम वही मानेंगे। तो रजिस्टर ऑफ फर्म प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ फैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। लिख लिया तब बताना, ठीक है। अब एक और लाइन लिख दीजिए, पैरा चेंज करके लिखेगा, इफ रिक्वायर्ड पैरा चेंज करके लाइन पे छोड़ रहा है, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड कॉमा द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर shall be sufficient। अगर कभी भी रजिस्टर ऑफ फर्म कोर्ट में चाहिए तो अगर सर्टिफाइड कॉपी भी आ गई तब भी सफिशिएंट है, कोर्ट को ओरिजिनल नहीं चाहिए। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर ऑफ फर्म शैल बी सफिशिएंट। सर्टिफाइड कॉपी शैल बी सफिशिएंट। सर्टिफाइड कॉपी शैल बी सफिशिएंट, ठीक है। हाँ जरूरी नहीं है, वैसे तो ओरिजिनल बोलेगी, पर अगर वो कह रहा है कि मान लो ओरिजिनल की जगह सर्टिफाइड कॉपी भी आ गई तो कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है उसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन बना के लिखिए, क्वेश्चन penalty for making false statement in application or making false application सेक्शन 70। सीधी सी बात है, इस एक्ट के अंदर जो भी एप्लीकेशन जो भी काम करना होता है, अगर आपने उसमें गड़बड़ की तो ये सजा होगी। पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट इन एप्लीकेशन और फॉल्स एप्लीकेशन सेक्शन 70 सेक्शन 70 सेक्शन 70 बस इतना लिख दो। पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट इन एप्लीकेशन और फॉल्स एप्लीकेशन सेक्शन 70, ठीक है। सेक्शन 70 हो गया। इसमें बस इतना लिख लो, अप टू 3 months और फाइन और बोथ। अप टू मतलब मैक्सिमम 3 months और फाइन और बोथ, अप टू 3 months और फाइन और बोथ। ठीक है। अब क्वेश्चन बना के लिखिए, लिख लिया, आगे लिखवा दूं ना। क्वेश्चन बना के लिखिए, हु हैज द पावर टू मेक रूल एज टू फी। ये लोग डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, ऐसे बोलते हैं फीस एज। अगर ये तो एक ऐसे बोलते ना कि भाई किसके पास पावर है फीस फिक्स करने की, हम जल्दी समझ जाते हैं। एक तो घुमा के बोलता है हु हैज द पावर टू मेक रूल्स एज टू फीस, हमको लगता है ये पता नहीं इसने क्या पूछ लिया। वो एक ही बात है, फीस फिक्स करना या उसको लेकर बातें बनाना, वो मतलब बस एक थोड़ा पूछ घुमा के लेते हैं बस। हु हैज द पावर टू मेक रूल्स एज टू फीस, इसमें लिख दीजिए सेक्शन 71 ऑफ आईपीए।
सेक्शन 71 ऑफ आईपीए स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 71 ऑफ आईपीए डैश स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 71 ऑफ आईपीए डैश स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसमें सेक्शन 71 ऑफ आईपीए डैश स्टेट गवर्नमेंट, डैश स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसमें लिखिए, एक लाइन और लिख लीजिए, द फीस शैल बी, द फीस, द फी पेबल, द फी पेबल shall be as fixed by state government, shall be as fixed by state government, as fixed by state government, as fixed by state government, and maximum, and maximum as mentioned in schedule 1, as mentioned in schedule 1। तो आपसे पूछा जा सकता है भैया कौन सा शेड्यूल जो है फीस की बात करता है, शेड्यूल 1 अनुसूची 1, कौन सा सेक्शन फीस बात करता है, 71, सेक्शन क्या है 71, अनुसूची कौन सी है 1। ठीक है, अब इसमें लिख लो कि मैक्सिमम कितनी है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन में मैक्सिमम है, तो ऐसे एक डब्बा बना लो, मतलब सीधा लिख दो एप्लीकेशन या हेडिंग डाल देना मैक्सिमम और ऐसे लिख लो, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन 3 रुपीज, एनी अदर एप्लीकेशन 1 रुपी, एप्लीकेशन फॉर इंस्पेक्शन है, हाँ ये शेड्यूल का है, ये शेड्यूल का लिखा है आपने, शेड्यूल 1, ये शेड्यूल 1 का लिख रहे हैं आपने कि शेड्यूल 1 में कितनी मैक्सिमम फीस बताई हुई है, शेड्यूल 1 में मैक्सिमम फीस कितनी बताई हुई है। हाँ, application for registration, any other application, application for inspection of register, application for obtaining copy of register। जब ये लिख लेना तब बता देना। ठीक है, ये लिख लेना मैक्सिमम है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो आप फीस लिख रहे हो ये मैक्सिमम है। आगे अभी रुक जाओ, बाकी लोग लिखने फिर लिख पाता हूँ। लिख लिया, सबने लिख लिया? हाँ जी, लिख लिया। ठीक है, लिखवा दूं आगे? ठीक है, 1 मिनट और रुक जाते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपके मेंस के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम, एक तो वो अमेंडमेंट वाला, एक जो अब अपने लिखेंगे, पब्लिक नोटिस कैसे दिया जाएगा। लिखवा दूं ना? ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बना के लिखिए, क्वेश्चन, हाउ पब्लिक नोटिस इज टू बी गिवन, हाउ पब्लिक नोटिस इज टू बी गिवन,
हाउ पब्लिक नोटिस इज टू बी गिवन, ठीक है, या एक तो ये पहले इसको लिखो, हाउ पब्लिक नोटिस इज टू बी गिवन, एक तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। या फिर ये ऐसे पूछ सकता है, व्हाट आर द वेरियस मोड्स, व्हाट आर द वेरियस मोड्स, व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ इशू ऑफ पब्लिक नोटिस, दोनों में से कैसे भी पूछ सकता है वो, ठीक है, या तो सिंपल या फिर व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ इशू ऑफ पब्लिक नोटिस, ऑफ इशू ऑफ पब्लिक नोटिस, ये कैसे भी पूछ सकता है। अब इसको मैं एज इट इज जैसे आंसर में आपको लिखना है वैसा लिखवा देता हूं। इसमें लिखिए, सेक्शन 72 ऑफ आईपीए प्रोवाइड्स दैट, सेक्शन 72 ऑफ आईपीए प्रोवाइड्स दैट, सेक्शन 72 ऑफ आईपीए प्रोवाइड्स दैट, जब ये लाइन लिख लेना तब बताना, सेक्शन 72 ऑफ आईपीए प्रोवाइड्स दैट, सेक्शन 72 ऑफ आईपीए प्रोवाइड्स दैट। अब अगली लाइन में लिखना, इन केस ऑफ, है अगली लाइन में, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, अब अगली लाइन में ए, अरे आपको पढ़ने में इजी रहेगा, अदरवाइज क्या आप लिख तो लोगे पर पढ़ने लोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। इन केस ऑफ, फिर अगली लाइन में लिखो ए, लिखो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बी एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, बी एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, सी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सॉरी हाँ ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डी 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 if minor elects to become partner or not, if minor elects, elects, elects to become partner or not on attaining majority, if minor elects to become partner or not on attaining majority, दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है, सेक्शन 72 ऑफ आईपीए प्रोवाइड्स दैट, अगली लाइन में इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, फिर ए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बी एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, सी आपका आ गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डी आ गया आपका इन इफ माइनर है, इफ माइनर, इफ माइनर रुक जा यार, इफ माइनर इलेक्ट्स टू बिकम पार्टनर और नॉट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, ठीक है, ये इफ माइनर इलेक्ट्स टू बिकम पार्टनर, इफ माइनर इलेक्ट्स टू बिकम पार्टनर और नॉट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, ठीक है ये, ठीक है, 4 पॉइंट लिख लिए, हाँ मेजोरिटी। अब अगली लाइन से लिखिए, हाँ ऑन, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, अगर इन बोल दिया तो मेरी गलती भाई साहब। अब लिखवाऊं आगे, अब अगली लाइन से लिखिए, द पब्लिक नोटिस शैल बी डीम्ड टू बी गिवन, the public notice shall be deemed to be given if following conditions are fulfilled, the public notice shall be deemed to be given if following conditions are fulfilled, following conditions are fulfilled, public notice shall be deemed to be given if following conditions are fulfilled, public notice shall be deemed to be given if following conditions are fulfilled, लिखवा दूं, number 1, number 1, if notice is given to registrar under section 63 of the act, notice is given to registrar under section 63 of the act, number 1, notice is given to registrar under section 63 of the 63, क्योंकि 63 इससे कनेक्टेड है ना, जो एप्लीकेशन डलती है, सेक्शन 63 ऑफ द एक्ट, नंबर 1, नंबर 2, if notice is published in official gazette, if notice is published in official gazette, if notice is published in official gazette, हाँ, if notice is published in official gazette, अब कॉमा एंड,
कॉमा लगा के एंड लिखना, ए एंड डी। अब उससे क्या हो गया, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। एंड अब नंबर 3 लिखो, इफ नोटिस इज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, यहाँ लिखोगे ना नंबर 3, यहाँ आपने एंड इसलिए लगा दिया ताकि आपको ये है कि 1 2 3 तीनों कंडीशन फुलफिल होनी, अदरवाइज एंड नहीं लिखते ना तो ऐसा माना नहीं जाता। कैसे भी लिख दो बट आपको यहाँ एंड लिखना पड़ेगा, अदरवाइज माना नहीं जाता। के अंदर की नहीं है, इसी अगला पॉइंट है नंबर 3। यहाँ एंड इसलिए लिखा जाता है क्योंकि 1 2 जो आखिरी पॉइंट से पहले आप एंड लगाते हो, इसका मतलब है कि सर ये तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ एंड नहीं लगाते हो ना तो इसका मतलब है इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी है, ठीक है। नंबर 3, नंबर 3, हाँ, if notice is published in newspaper, 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 circulating in the district, circulating in the district, circulating in the district where firm has its place of business, firm has its place of business, where firm has its place of business, business, ठीक है। अब आप इसको, अभी इसमें बाकी है, आप इसको कैसे याद करोगे, याद करने के लिए अब आपको इजी हो गया कि भैया ये जो तीनों कंडीशन है ये कौन से केस में फुलफिल होनी चाहिए, वो केस भी पता लग गए, कंडीशन भी। अब ये आपने अलग अलग हो गया, लिखते टाइम प्रॉपर पैरा में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और पैरा बाकी है, और लिख लो। इन अदर केसेस, जो अपने ने तो रिटायरमेंट एक्सपल्शन यही कवर किया है, उसके अलावा जो है, अब पैरा चेंज करके लिखो, इन अदर केसेस, इन अदर केसेस, in other cases the public notice shall be deemed to be given, in other cases the public notice shall be deemed to be given if following conditions are fulfilled, in other cases the public notice shall be deemed to be given if following conditions are fulfilled, in other cases the public notice shall be deemed to be given if following conditions are fulfilled, in other cases the notice shall be deemed, ठीक है, लिख लेना तो बताना, ठीक है। नंबर वन, if notice is published in official gazette, if notice is published in official gazette, if notice is published in official gazette and gazette and a and d and लिखो ना, कौन सा वाला गैजेट, हाँ हाँ, और कौन सा गैजेट होगा, वो डोरेमोन वाला गैजेट, वो वाला नहीं। नोटिस इज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट, फिर नंबर 2 एंड लिख के नंबर 2, नोटिस इज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट एंड लिख के नंबर 2, if notice is published in newspaper, if notice is published in newspaper, जो मैंने वो लाइन लिखवाई ना वो सब वो सेम टू सेम, नोटिस इज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द डिस्ट्रिक्ट where firm has its place of business, where firm has its place of business, सीधा सा है, पहली सिचुएशन में पहले 3, उसके बाद आखिरी वाले जो 2 है। If notice is published in newspaper circulating in the district where firm has its place of business, has its place of business, हाँ जी, देना कॉपी देना, कुछ रिपीट करना हो तो बता देना। इसमें ना मैं कल देखा था नोट था, उसमें सेक्शन 3 से लेकर 6 वाला जो मिसिंग है, तो गया था ना अभी वो, मैं लिखवा दूंगा, दे दूंगा तेरे को टाइप करके, है इसमें जो ये तूने क्वेश्चन लिख रखे थे, ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा हुआ था, आंसर लिखवाया था, कोई नहीं, मैं टाइप करके दे दूंगा, मैं दे दूंगा टाइप करके, वो तक लिख लेना। हाँ 1 2 3 4 5 6 हाँ, बाकी है वो भी 17 18 मोटा मोटा 22 या 23 पन्ने हैं आपके नोट्स के, अगर पन्नों की बात की जाए तो
अगर आप इसको थोड़ा सा अगर सीरियस होके मतलब अभी से ही अगर इसको पढ़ ले, क्योंकि आप लोगों ने अभी पार्टनरशिप एक्ट ताजा ताजा पढ़ा हुआ है, अगर दिन के 5-5 पन्ने भी पढ़ोगे ना तो आप आने वाले 4 दिनों के अंदर अंदर पार्टनरशिप खत्म कर दोगे। 5 पन्ने दिन में पढ़ना कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं होता, वो भी तब जब आपके पास बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में वो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ना बेरट के पढ़ने हो तब भी माने। 5-5 पन्ने भी अगर आप रोज पढ़ोगे तो मतलब 4 दिन पढ़ लिया, फिर उसके बाद 2-3 बार और लगातार पढ़ लिया, तो पार्टनरशिप आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, और माइनर लॉ साथ साथ चलते रहेंगे। क्योंकि माइनर लॉ में यही दिक्कत होती है, जहां आपने उसमें गैप डाल दिया आप उसको भूल जाते हैं। तो कोशिश करना इसको याद करके ही खत्म करना। जैसे पन्ने गिन लो, 22-25 के पन्ने कुछ ऐसे बनेंगे, 5-5 पन्ने करके पढ़ लो बस। 5-5 पन्ने करके पढ़ोगे, मान लो 5-5 पढ़े तो मान लो 5 या 6 दिन लग गए, अब 5-6 दिन लग गए मान लो पढ़ने में, फिर अगली बार ऐसे करके 2-3 बार रिवाइज करके फिर छोड़ देना चाहिए। किसी का कोई भी सवाल कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, एक बार इसी को पढ़ लेना, क्योंकि बेरेक्ट भाई ऐसा कुछ है नहीं जो अपने ने बेरेक्ट का नहीं, इसको पढ़ लो भाई, ऐसा है कि बेरेक्ट का कुछ ऐसा है नहीं जो अपने ने इसमें लिखा नहीं है। एक बार क्या कर लो, इससे पढ़ लो, आपको जब ये इजी हो जाएगा, मोटा मोटी चीज समझ आ जाएगी, फिर बेरेक्ट से शुरू कर लेना। फिर उससे क्या आपको बेरेक्ट पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्री के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो बेरेक्ट से बनते हैं ना। जैसे अगर प्री में क्वेश्चन बनेगा तो वो ये पूछेगा कि भाई पार्टनरशिप फर्म किस सेक्शन में है, या वो ये पूछेगा कि भाई कौन सा सेक्शन म्यूचुअल एजेंसी की बात करता है, कौन सा सेक्शन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है फीस फिक्स करने की, वो तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं प्री में, मेंस में टॉपिक वाइज बनते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा रहता है, इसलिए बेरेक्ट एक बार जरूर पढ़ो, दो मतलब एक बार तो क्या, थोड़ा ध्यान जरूर रखो, सो दैट बेरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन बने तो आपको आते हो। यस, कोई भी सवाल तो पूछ सकते हैं। अब क्लास अपनी तरफ से खत्म। सेक्शन 6 और म्यूचुअल एजेंसी अभी करवा देता हूँ। 74 नहीं पढ़ना, सेविंग वाला क्लोज कह रहे हो ना आप? नहीं पढ़ना सेविंग क्लोज। सेविंग क्लोज फिक्स होता है कि भैया ऑब्वियस है, कोई भी एक्ट आएगा तो फ्यूचर से ही लगेगा। तो ये बोलते हैं भैया पास्ट की जितनी भी चीजें उसको हम नहीं लगाएंगे, वो तो वैसे भी नहीं लगता। ठीक है, हाँ जी। नहीं, फर्म रजिस्टर होने के बाद का मतलब ये तो नहीं है कि फर्म पहले से चल नहीं रही थी, वो अलग केस आ गया। हम लॉ की बात कर रहे हैं। फर्म रजिस्टर भले ही आप बाद में करवा रहे हो, पर फर्म तो पहले से चल रही थी ना। हम लॉ की बात करें भैया, कानून जो है वो कभी भी जिस दिन कानून आया नहीं है उस दिन से नहीं लग सकता, कानून की बात कर रहे हैं। कि कानून जिस दिन था नहीं, सपोज ये 1 अक्टूबर 1932 को आया, उससे पहले की जो भी ट्रांजैक्शन थी उसको आप ये एक्ट नहीं लगा सकते। ये अपने कहते हैं, कानून के केस में बोलते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली नहीं बोलते कि हर केस में, कानून के केस में बोलते कानून जिस दिन आया उसी दिन से लागू होगा, पास्ट की चीजों को नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ म्यूचुअल एजेंसी में। आपको छोटा सा बेसिक बता देता हूँ। म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, जो ये बोलता है कि अगर पार्टनरशिप के अंदर आपको, अगर आपको ये करना है कि दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं, तो म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। अब साहब म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? सर म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसको हम लोग हमारे एक्ट में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट चाहे तो इनके बीच में राइटिंग में हो, चाहे इनके बीच में ओरल में हो, चाहे इनके बीच में इम्प्लाइड हो, इनडायरेक्टली हो। दूसरा, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्होंने ये बात की हो कि भैया हम एक बिजनेस करेंगे, बिजनेस करने की बात हो, बिजनेस करेंगे। तीसरी बात, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये भी हो कि जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी नुकसान होगा उसको हम शेयर करें। तो हम बोलते हैं कि भैया ऐसा है, पार्टनरशिप सिर्फ आप लोग आपस में प्रॉफिट बांट रहे हो या नुकसान बांट रहे हो, इज नॉट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तब होगी अगर तीन चीजें हो। एक, आप लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट आ रहा हो, कि इसके फैक्ट से हम बोल सके कि भैया इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे पता लगेगा? कि या तो इन्होंने राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट किया है,
कि इन्होंने पहले बैठ के बात की है कि हम ऐसा बिजनेस करेंगे, हम ऐसा व्यापार करेंगे, उस व्यापार को हम कैसे करेंगे, उसमें कौन कितना पैसा लगाएगा, चलो पैसे की बात फिर भी ना हो, हम उस व्यापार में कौन क्या क्या काम करेगा, ये बात हुई हो। फिर उसके बाद ये तक बात हुई हो कि भाई जो हिस्सा है किसका कितना हिस्सा होगा या फिर प्रॉफिट डिवाइड होगा, ऐसी बातें। सिर्फ ये है कि भैया आपस में प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, नहीं सर, वो व्यापार होना चाहिए। व्यापार का मतलब क्या है कि सर ऐसी कोई चीज जिसको लेकर हम बोल सके कि भाई सपोज एक तो ये है कि आप और मैं मिलकर कोई घर खरीद रहे हैं, पर हमारा व्यापार नहीं है वो, हमारे साथ कि ठीक है खरीद लो यार बस, क्यों, रह लेंगे, वो व्यापार नहीं। व्यापार कब माना जाएगा, हम लोग मिलकर घर खरीद रहे हैं और हमारा काम यही है, घर खरीदेंगे, मुनाफा आएगा उसको बेचेंगे, फिर घर खरीदेंगे, मुनाफा आएगा बेच, वो पार्टनरशिप है। क्यों, अब वो आपका व्यापार है, जो आप एक्ट कर रहे हो अगर वो आपका व्यापार है तो। और वो कैसे होगा, अगर हमारे पास लिखा है कि भैया ये जो वो काम कर रहे हैं मिलकर, वो किसी प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, वो किसी मतलब नहीं व्यापारिक पर्पज से कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये बोला जाए कि दो लोग मिलकर मान लो ये किताब है, दो लोग साथ में मिलकर ये किताब खरीद रहे हैं, तो सर किताब से तो वो कोई व्यापार तो नहीं कर रहे हैं ना, क्या साथ में मिलकर किताब खरीद रहे हैं और फिर पढ़ेंगे, दिस इज नॉट बिजनेस ना, तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं बोलते। वहीं वो ये बोल दे कि दो लोग साथ में मिलकर ये किताब लेकर आए, किस लिए कि अपने ये किताब लेकर आते हैं, इसकी फोटोकॉपी करवाएंगे, फिर लोगों में बांटेंगे, बेचेंगे, वहां व्यापार है। हम बोलते हैं भैया म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यह है, एक तो उनमें कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट चाहे तो राइटिंग या ओरल में जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस हो, चाहे इम्प्लाइड हो, मतलब चाहे तो बिल्कुल क्लियर हो, चाहे उनके कंडक्ट से शो हो रहा हो। दूसरा, उन लोगों में आपस में व्यापार करने की बात हो, ये नहीं कि काम तो करेंगे साथ में पर व्यापार के नहीं। आप लोग दो लोग पार्टनर, आप दो लोग आपस में बात करते हो कि आज मिलके खाना बनाएंगे, दिस इज नॉट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगेगा। कोई व्यापार को लेकर मिलकर काम कर रहे हो तब पार्टनरशिप होगी। तीसरी बात, प्रॉफिट या लॉस भी शेयर हो, तीन चीजें अगर हैं तब हम बोलेंगे कि वो पार्टनरशिप है। इसलिए हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप के लिए म्यूचुअल एजेंसी जरूरी है, जिसको हम दूसरे तरीके से ये बोलते हैं कि पार्टनरशिप जो है कॉन्ट्रैक्ट से आती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या है, म्यूचुअल एजेंसी, जिसके अंदर ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, ठीक है। तो अपने तीन चीजें देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना, व्यापार होना और प्रॉफिट शेयरिंग होना, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग होना, ये सब तीन चीजें। मान लो अगर आपके पास एक एग्जाम, हाँ जी, क्या कह रहे हैं, म्यूचुअल एजेंसी का आपका सेक्शन 4 से चालू होता है, नहीं सॉरी सेक्शन 5 से चालू होता है, 5 और 6 दोनों है इसके बारे में। ठीक है, 5 और 6 जो है वो इस बारे में बताते हैं। जो सेक्शन 5 है ना आपका कि पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, 5 ही है ना ये, है ना, वो 5 जो है वो इसी से आया है। वो उसको इन्होंने, इस पूरे कंसेप्ट को इन्होंने एक लाइन में लिखा है। इसका मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवाया था ना, नोट्स में बनाया हुआ है ना आपने। नहीं नहीं वो तो कोई बात नहीं, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मैंने लिखवाया था ना इसके ऐसा एक क्वेश्चन और उसका आंसर। जिन लोगों ने नोट्स लिख रखे हैं पहले दिन से, उनके पास है क्या उसका क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, कोई जिन्होंने नोट्स लिख रखे हैं पहले दिन से, है क्या उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास। वो चेक करके बताना है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, चलो फिर अब क्लास खत्म करते हैं। कोई डाउट रहे कुछ भी रहे तो आप लोग पूछ लेना। उसके पहले के क्लास में नोट्स क्लास में डिक्टेट हुए हैं, आप एक एक लेक्चर देखेंगे ना। वो फिर अगले लेक्चर में होगा उसका आंसर, नोट्स अभी डिक्टेट करवाए हुए हैं। हाँ हाँ। कोई बात नहीं, देख के मेरे को बताना, नहीं होगा तो मैं, टाइप तो हो रहे हैं नोट्स, नहीं होगा तो मैं भिजवा दूंगा।
है ना? मेरे को बताना ना, आप जैसे 4 आप लेक्चर 4 देख चुके हो, तो 1-2 लेक्चर और देख के मेरे को बताना, अगर नहीं हो तो फिर लिखवा दूँगा। हाँ जी। हुँ। हाँ जी। नहीं, नहीं, मेरे को भेज दो अगर कुछ है तो, क्योंकि मेरे पास जो भेज रखा है उसमें नहीं है। 53 53 की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन। ठीक है। आप मेरे को भेज दो अगर हो पाए तो। ठीक है। ओके जी, ओके। ओके जी, वेलकम। ओके जी, वेलकम। ओके जी, वेलकम। ओके जी, वेलकम।